एवरीवन, उषा का ये सेकंड वीडियो। फर्स्ट वाले पार्ट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण पूरी तरह से रिकॉर्डिंग आप लोग नहीं देख पाए। केवल प्रथम 2-3 पंक्तियों का ही एक्सप्लेनेशन उसमें है। तो इस वीडियो में हम लोग उषा को शुरू से देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने प्रश्न यह आता है कि इस उषा का मतलब क्या होता है। और यह जो कविता है यह गतिशील चित्रण बिंबों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इनका मतलब क्या है? तो उषा जो शब्द है इसका प्रयोग हम लोग उस समय के लिए करते हैं जो सूर्योदय से ठीक पहले का समय होता है। यानी कि एक वो समय जब रात अभी समाप्त नहीं हुई रहती है और सुबह का भी शुरुआत नहीं हुआ रहता है। यानी कि सूर्योदय अभी नहीं हुआ रहता, सूर्योदय से ठीक पहले का समय। जैसा कि आप कुछ देख सकते हैं इस तस्वीर में, अभी सूर्य का उदय नहीं हुआ है। अभी सूर्य की प्रकाश का जो प्रभाव है वो आसमान पर अभी उतनी अच्छी तरह से हमें दिख नहीं रहा है। तो जो यह रंग है, यहां बात की गई है गतिशील चित्रण बिंबों का। यानी कि जो इमेजेस कवि दर्शाना चाहते हैं वो गतिशील है, रुकी हुई नहीं है। ऐसी नहीं है कि समझ लीजिए आपके सामने यह एक तस्वीर है और इसकी व्याख्या कर रहे हैं, नहीं। पंक्ति दर पंक्ति इनकी व्याख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, गतिशील है वो। पहले इस तस्वीर को आप देखिए, जो स्थिति यहाँ की है उसको बताते हैं। उसके बाद जब थोड़ी थोड़ी प्रकाश, थोड़ी थोड़ी किरणों का असर आसमान में शुरू होता है तो रंग कैसे बदलता है उसको बताते हैं। उसके बाद बताते हैं कि और ज्यादा प्रभाव जब किरणों का आसमान में पड़ने लगता है तब रंग और बदल जाता है। और जब सूर्योदय की शुरुआत हो जाती है और उसकी किरणें जब धरती पर पड़नी शुरू होती है तो उस समय का जो असर होता है वो कैसा होता है। तो ये गतिशील चित्रण है। नहीं, ऐसा नहीं है कि एक मोनालिसा की तस्वीर सामने दिख रही है और उसकी व्याख्या कोई कवि कर रहा है। यहाँ गतिशील चित्रण के बारे में बताया गया। तो यहां पर उस स्थिति की कल्पना कीजिए जो सूर्योदय से पहले की है। और सूर्योदय के ठीक पहले होने वाली जो परिवर्तन है उसके साथ साथ इन्होंने धरती पर होने वाली हलचल को भी जोड़ दिया है। जैसे गृहिणी के द्वारा अपना चौके का लिपा जाना, सील का प्रयोग करना, बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए अपने स्लेट का प्रयोग करना, लोगों का नहाना धोना, इन सभी को भी उन्होंने जोड़ने की कोशिश की है। तो सूर्योदय के एक जीवंत परिवेश की कल्पना करने के साथ साथ इन्होंने उसको गांव की सुबह के साथ जोड़ दिया है, धरती पर होने वाली हलचल के साथ जोड़ दिया है। एक गांव की सुबह की इन्होंने यहां व्याख्या की है। इन्होंने कोशिश की है कि प्रकृति की जो गति है उसको शब्दों में कैसे ये बांध सके, उसको इन्होंने दर्शाने की कोशिश की है। तो अब जरा हम लोग कविता को ध्यान में रखते हैं। क्या कहते हैं? रात नभ था
बहुत नीला शंख जैसे। भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा। बातें बिल्कुल क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए, समझने वालों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए बातों को जो है इन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया है। क्या कहते हैं कि प्रातनव, नहीं, इस बेला का आसमान, जो यह उषा की बेला है, जो समय है, उस समय का आसमान नव बहुत नीला, वो बहुत नीला था। नहीं, शंख जैसा। शंख का मतलब यहां पर क्या, शंख तो हम लोग जानते हैं व्हाइट है, सफेद है, तो नीला भी कह रहे हैं, शंख भी कह रहे हैं। दोनों की मतलब, दोनों का मतलब, तो शंख का मतलब यहां पर शंख जो है, इस शंख का मतलब यहां पर हो गया पवित्र। तो कहते हैं कि इस बेला की, उषा की बेला की जो आसमान थे, जो आसमान इन्होंने देखा, जो अनुभव किया, वो बिल्कुल पवित्र नीला आसमान इन्होंने देखा। कहते हैं कि यह भोर के नभ की बात कर रहे हैं। वैसे भी सुबह सुबह अगर आप लोग देखें तो आसमान बिल्कुल पवित्र साफ दिखाई देता है। नहीं, शहरों की तो बात छोड़ ही दी जाए, यहाँ तो पॉल्यूशन इतनी ज्यादा है कि रात में तारे नहीं दिखाई देते हैं, तो सुबह की तो बात ही छोड़ दे। तो कहते हैं कि सुबह का यदि इस बात हम लोग कहें, तो अगर कुछ गांव में अगर कुछ प्रदूषण हो भी, तो सुबह तक बिल्कुल वह प्रदूषण का जो प्रभाव है बिल्कुल कम हो जाता है। तो आसमान कैसा है, बिल्कुल दिखता है एकदम पवित्र साफ आसमान दिखता है, नीले रंग के शंख का जैसा। शंख को आप लोगों ने देखा होगा, शंख शंख जो है साफ सुथरा एकदम पवित्र दिखता है। वैसा ही कहते हैं कि बिल्कुल पवित्र नीला आसमान इनको दिखा। भोर का नभ, कहते हैं कि भोर के नभ की बात कर रहे हैं ये। लगता कैसा है, राख से लिपा हुआ चौका। अब इस रंग को देखिए, कहते हैं कि इस रंग को ये इससे जोड़ रहे हैं, इस राख से लिपा हुआ चौका से जोड़ रहे हैं। ये हो गई परिवर्तन आसमान की, और ये हो गई परिवर्तन धरती पर की। तो आसमान में होने वाली जो परिवर्तन है उसको ये धरती से जोड़ रहे हैं। कि उषा बेला में जो है वो गांव में एक्टिविटी, जो क्रियाकलाप है, वो सब कुछ शुरू हो जाता है। गृहिणी सुबह सुबह जगती है, वो चूल्हा चौका अपना लिपना सफाई करना शुरू करती है। और साथ ही साथ क्या बता रहे हैं कि अगर आप आसमान के रंग को देखना चाहते हैं, तो आसमान के रंग को अगर आप मिलाना चाहते हैं, तो जो अभी गीला पड़ा हुआ है, सूखा हुआ नहीं, क्योंकि सूखने के बाद रंग में परिवर्तन आ जाएगा। और जैसा कि पिछले क्लास में भी बताया गया है कि यह एक चित्रकार भी थे। तो कोई भी एक जो अच्छा चित्रकार है, वह रंगों पर बहुत विशेष ध्यान देता है, कि वो चाहता है कि तस्वीर से क्या व्याख्या वो करना चाहते हैं, तो वैसा रंग अपनी तस्वीर में वो भरे। इसके साथ साथ ही अभी गीला पड़ा हुआ है, गीलेपन से ये नमी को भी दर्शाना चाहते हैं, कि जिस तरह से सुबह के आसमान में ओस की बूंदे ना कुछ नमी पाई जाती है, वो नमी लिए हुए भी धरती पर की क्रियाकलाप भी होती है। तो इस तरह से कवि सबसे पहले एक बिंब, एक इमेज तैयार करते हैं आसमान का,
और उसको जोड़ते हैं धरती के क्रियाकलाप के साथ, धरती पर होने वाले क्रियाओं के साथ। आसमान में होने वाली परिवर्तन और धरती पर होने वाली परिवर्तन दोनों को एक साथ इन्होंने जोड़ने की कोशिश की। उसके बाद देखिए, यही ये बिंब रुकती नहीं है, गतिशील चित्रण है नहीं। तो देखिए फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके आसमान में होने वाली परिवर्तनों को धरती से कैसे जोड़ते हैं। कहते हैं कि जैसे जैसे थोड़ा सूर्य की किरणें आगे बढ़ती हैं, तब कैसी लगती है, ऐसी लगती है कि बहुत काली सिलवट जिस पर मसाला पीसा जाता है। ठीक है, आजकल के समय में तो मिक्सर ग्राइंडर आ गया है या फिर पैकेट वाले पिसे हुए मसालों का समय चल रहा है, लेकिन कहते हैं कि सिलवट पर, जैसे काली सिलवट है, उस काली सिलवट पर जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई। कहते हैं कि धरती पर का गिरनी का काम भी आगे बढ़ता है। जैसे गृहिणी अपने चौके को लीप करके, उसे चौका समझ ही रहे होंगे, वो स्थान जहां पर खाना बनाया जाता है। तो कहते हैं चौके को लीप करके फिर वो आगे बढ़ती है, अपने आगे की एक्टिविटी को करती है, नहीं मसाला पीसती है। तो कहते हैं कि सिलवट पर गृहिणी के क्या किया है, या किसी ने भी क्या किया है, ऐसा लगता है जैसे कि लाल रंग का केसर पीस करके उसको धो दिया, जिससे मसाला सिलवट पर से उठाया जाता है। तो जो सिलवट की बनावट होती है, अगर आप लोगों ने देखा हो अपने गांव पर ना, अपने घर पर, तो आप लोगों ने ध्यान दिया ही होगा, सिलवट इसकी कुटाई कर दी जाती है ना। यहाँ की कुटाई कुछ अलग डिजाइन की होती है। तो जब मसाले को इस पर से हटाया जाता है तो कुछ ना कुछ पार्ट जो है इस कुटाई में रह जाता है। तो कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसा कि केसर को पीस करके किसी ने इस पर से केसर को हटा लिया है। लेकिन केसर को अगर हटाया भी जाएगा तो उस केसर के रंग का, उस केसर का कुछ ना कुछ असर जो है इस कुटाई में तो रह ही जाएगा, इस सिलवट्टे पर, इस सिल पर रह ही जाएगा। तो जो ये धुला हुआ रंग इस पर केसर का दिखाई देता है, ठीक वही रंग आसमान में दिखाई देना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे सूर्य की किरणों का प्रभाव आसमान पर पड़ता है, आसमान का रंग भी चेंज होता है। लेकिन वो रंग कैसा होता है, जैसे धुले हुए सिल पर धुले हुए केसर के जैसा। यानी कि ये हल्का जो नीलापन था, वो नीलापन क्या हुआ, अब धीरे धीरे रंग बदलने लगा। देखिए गतिविधियां और आगे बढ़ती है। क्या कहते हैं, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। अब देखिए यहां पर क्या होता है, याद होगा आप लोगों को, दादाजी लोग के समय की बात है ना, सूर्योदय से पहले ही जगा देते थे और पढ़ने के लिए बैठा दिया जाता था। तो वो समय कुछ और था। बच्चे लोग को सिलवट नहीं, सॉरी, बच्चे लोग को जो है वो स्लेट दिया जाता था, चौक दिया जाता था, उससे बच्चे लोग लिखना सीखते थे। अभी का समय बदल गया, अभी तो बच्चे जगते थे मोबाइल टैब लेते हैं ना, तो टैब वाली पढ़ाई अलग हो गई है। तो टैब की पढ़ाई वाले शायद इस बात को ना समझ पाए। तो कहते हैं कि सुबह सुबह, सॉरी, ये उषा के बेला का भी समय है, सुबह तो भी हुआ नहीं है, सूर्योदय भी हुई नहीं है। तो क्या कहते हैं कि
ऐसा लगता है कि केसर के इस रंग के बाद बच्चे जो है पढ़ने के लिए उठे, गतिविधि फिर आगे बढ़ी, तो किसी ने क्या किया है, सफेद रंग का चौक नहीं, लाल रंग के चौक को लेकर के स्लेट पर बहुत अच्छी तरह से रगड़ दिया है। नहीं, एक बच्चा क्या कर रहा है, समझ लीजिए, स्लेट पर चौक को अच्छी तरह से बिल्कुल रगड़ रहा है। नहीं, कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है, कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है, शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश कर रहा है, जीवन में प्रगति करने की कोशिश कर रहा है। तो उस बच्चे ने जो लाल चौक को अपने स्लेट पर अच्छी तरह से रगड़ दिया है, और वो रगड़ा हुआ जो रंग है वैसा रंग फिर केसर के बाद वाले स्थिति के बाद आसमान में फिर दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो कवि की कोशिश है कि आसमान में जैसे जैसे परिवर्तन हो रहे हैं वैसे ही वैसे जो परिवर्तन धरती पर हो रहे हैं उन सभी को एक साथ जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो पहले आसमान का जो रंग है वो नीला दिखा, फिर आसमान का जो रंग है, शुरू में तस्वीर आप लोग को दिखाया ना, केसर का जैसा हो गया। सूर्य की किरणों का प्रभाव आसमान में और बढ़ा, उसका रंग अब जो है वो लाल होता जा रहा है। और कहते हैं उसके बाद नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे, जैसे हिल रही हो। अब यह उषा का अंतिम प्रभाव है, इसके बाद सूर्योदय हो जाएगा और ये जो उषा का प्रभाव है यह बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। क्या कहते हैं कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे, यहां बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब पहली किरण, अभी पूरी सूर्योदय हुआ नहीं है, लेकिन उसकी जो किरणें जिसका प्रभाव आसमान में पड़ रहा है, जब उसकी परछाई जल पर पड़ती है, कोई नदी हो, तालाब हो, जो भी हो, क्योंकि आसमान तो नीला है तो पानी का रंग अभी अभी ज्यादा पार्ट उसका नीला ही दिख रहा है, लेकिन जो कुछ पार्ट आसमान में रंगों को बदल रहा है, जब वो धरती पर तालाब पर पड़ता है, धरती पर नदी में पड़ता है, मान लीजिए ये पूरी नदी हो गई और यहां से जो कुछ प्रभाव है वो आसमान पर पड़ रहा है, नहीं तो ये नदी का, ये आसमान का बाकी पार्ट तो अभी नीला ही दिख रहा है, तो बाकी पार्ट इधर नीला ही दिख रहा है, लेकिन कुछ जो ये पार्ट लालिमा लिए हुए हैं उसका असर तो इस नदी या झील पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे नीले जल में यह जो पार्ट है, जो कलर है, जो सूर्य की किरणों का पड़ने वाला जो प्रभाव है, आसमान जिसकी छवि इस नदी में बन रही है, वो झिलमिल शरीर की तरह इसमें स्नान कर रही है। बातों की गंभीरता को समझिएगा। जो नदियों में उठने वाली तरंगे हैं, आप लोग देखे ही होंगे, हवाएं जब चलती है तो धीरे धीरे तरंगे जो है वो उठती ही रहती है, नदियों में हो, समुद्र में हो, कहीं भी किसी भी जगह पर। तो जब इसकी शैडो, इसकी परछाई इस नदी में पड़ती है
तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये किरणें भी जो है वह स्नान कर रही हैं। गौर झिलमिल देह की तरह लगती हैं ये किरणें, नहीं, और जैसे जैसे लहरें हिलती रहती हैं वैसे वैसे ये किरणें भी उस नदी में, उस जल में हिलती हुई प्रतीत होती है। कवि जो है वो चित्रों को कविताओं में एक्सप्लेन करते हैं, पहले भी बताए थे। तो सूर्य के किरण के कारण जो लालिमा आसमान में बनी हुई है उसकी प्रतिबिंब जो पानी में नीचे बन रहा है वो लहरों के साथ जब हिलता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे किसी का नहाता हुआ शरीर जैसे हिलता है पानी में, या फिर लहरों के साथ प्रकाश जो हिल रही है वो लहरों के साथ हिलती हुई वो प्रतिबिंब जो प्रतीत होती है, नहीं, उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं यहां पर कवि। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही। जब उसकी प्रतिबिंब नदी में बनती है तो ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि वह भी हिल रही। जैसे नहाता हुआ व्यक्ति जैसे पानी में हिलता है, डुलता है, उसके साथ लहरें जो है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर बढ़ती है, नहीं, जैसे मान लीजिए ये शांत जल है, यहाँ कोई अगर डुबकी लगाए, नहीं, तो यहां से फिर क्या होंगी, जो तरंगे हैं, जो लहरें हैं, चारों तरफ बिखरती जाएंगी। तो लेखक साहब यही कहना चाहते हैं कि जो ऊपर बनने वाली पूरे, देखिए बात को समझिएगा अच्छी तरह से। सूर्य उषा के समय क्या होता है, किरणों का जो प्रभाव है आसमान में कुछ सीमित स्थान तक ही दिखता है। जैसे आप देख सकते हैं इन तस्वीर में, नहीं समझिएगा अच्छी तरह से, कुछ जैसे मान लीजिए यहां पर देखिए कुछ सीमित पार्ट में ही जो है वह उसका प्रभाव रहता है। तो आसमान में जिस पार्ट में उसका प्रभाव है उसका प्रतिबिंब जल में उतनी ही दूर में बनता हुआ प्रतीत होगा। बाकी जो जल का पार्ट है वो तो आसमान के नीला होने के कारण नीला ही दिखाई देगा। तो जब यहां पर कोई व्यक्ति डुबकी लगा रहा है तो उसकी लहरें चारों तरफ बढ़ रही हैं। तो वैसा ही लगता है कि जब ये आसमान में बनने वाला प्रतिबिंब धरती पर के जल में यहाँ डुबकी अगर लगा रहा है तो जल के कारण, हवा के कारण हिलने वाली जो लहरें हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि इसके डुबकी लगाने के कारण वो लहरें हिल रही हैं चारों तरफ से, नहीं? तो उस चीज को यहां पर लेखक साहब दर्शाना चाहते हैं। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही। तो सूर्य की किरणें जो कि यहां हिलती हुई प्रतीत हो रही, उसी को इन्होंने एक मानव का रूप देने का कोशिश किया है। और कहते हैं और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा। और जैसे ही सूर्योदय होना शुरू होता है, सूर्य की किरणें धरती पर पड़नी शुरू होती है, यह सारा का सारा जादू खत्म हो जाता है। फिर ये आपको सुंदर सी तस्वीर नहाती हुई देखने को नहीं मिलेगी, ना ही आपको ये रंगे हुए चौक जैसा रंग आसमान में देखने को मिलेगा, ना ही आपको ये लाल केसर जैसा जो रंग है ये आसमान में देखने को मिलेगा, और ना ही नीला, नहीं, गीले हुए चौके का रंग, राख के साथ गीले हुए लिपे हुए गीले चौके का रंग आसमान में देखने को मिलने वाला है। तो कहते हैं जैसे ही सूर्योदय होता है यह सारा जादू बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो इस कविता में कवि ने इस गतिशीलता को दर्शा करके, इस परिवर्तन को दर्शा करके हमारे जीवन में होने वाले परिवर्तन को भी दर्शाने की कोशिश की। जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ता है, धरती पर की जो क्रियाकलाप है वो भी आगे बढ़ती है, इंसान भी अपने जीवन में आगे बढ़ता है, नहीं? तो जीवन में जो बुराइयां हैं,
उस पर जैसे हम लोग जीत हासिल करते हैं, अंधकार को चिरते हुए प्रकाश आ रहा है, तो हम लोग भी अपने जीवन में बुराइयों पर जीत हासिल करते हैं, कठिनाइयों पर जीत हासिल करते हैं, नहीं, प्रगति की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीजों को जो है वो इसमें दर्शाने की कोशिश की गई है ना।